वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं कि स्पेसिफिक ये लॉ मोरल ग्राउंड्स पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये लॉ ताकत के असल स्वभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और ये रूप घिनौना है, जहाँ हमदर्दी की कोई जगह नहीं और दया की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो है लेकिन बस क्रूरता की। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मोरल ग्राउंड्स पे ये लॉ कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, उल्टा इससे आपके नैतिक गुणों को ठेस पहुँच सकती है। वीडियो छोड़ने का ये सबसे सही वक्त है, और अगर नहीं तो अनैतिक जानकारी के इस असाधारण खेल में आपका स्वागत है। 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ 15। इतिहास के सबसे महान प्रतिनिधियों की एक खास खूबी रही है, उन्होंने अपने दुश्मनों को तबाह किया, न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर, क्योंकि दुश्मन को सिर्फ हरा कर छोड़ना काफ़ी नहीं होता। हर एक चोट की तरह काम करती है जो उन्हें अपमान महसूस करवाती है। फिर वो सुलगते कोयले की तरह हो जाएंगे, जलने के लिए बेताब, और हो सकता है कि सुलगने से निकलने वाली यही चिंगारी आपकी राख का कारण बने। वो कीजिए जो ज़रूरी है, वो नहीं जो सही है। सन 625 में पैदा हुई ड्यूक की बेटी वू चाओ अपनी खूबसूरती की वजह से महाराज ताइसुंग की रखेलों में अपनी जगह बना लेती है। रखेलों की वो जगह यानी कि हरेम तब भी उसके लिए खतरनाक थी, लेकिन अपनी खूबसूरती और सशक्त स्वभाव की वजह से वो महाराज की खास बन जाती है। वू चाओ होशियार थी। महाराज होने के ताकतवर ओहदे को वो अच्छे से समझती थी। वो जानती थी कि बाकी रखेलों की तरह वो भी आसानी से बदली जा सकती है, इसीलिए वो अपनी आंखें महाराज के अय्याश बेटे काउत्सुंग पर डालती है। अपने खूबसूरत आकर्षण के बलबूते पर वो काउत्सुंग को सम्मोहित कर लेती है। अंदाज़ा लगाइए कि वू ने इसके लिए कौन सी जगह चुनी होगी। एक ऐसी इकलौती जगह जहां काउत्सुंग बिल्कुल अकेला होगा, महल का पेशाब घर। महाराज की मौत के बाद काउत्सुंग राजगद्दी पर बैठता है। काऊ के साथ अच्छे संबंधों के बावजूद वू चाओ रूढ़ी परंपराओं से नहीं बच पाती। उसकी किस्मत में भी वही था जो हर राजा की बीवी और उसकी रखेलों के साथ होता है। महाराज की मौत के बाद परंपरा के मुताबिक बाकी रखेलों की तरह वू का भी सर मुंडवाया जाता है और उसे एक धार्मिक मठ में भेजा जाता है, जहां उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती। लेकिन वू को ये मंजूर कहाँ था। 7 सालों तक वो उस मठ से बाहर आने की योजना बनाती है। इसी बीच सम्राट काउत्सुंग की पत्नी से भी वो दोस्ती कर लेती है और उसी महारानी की मदद से अपनी जगह फिर से रखेलों में एक और बार बना लेती है। हरेम तक पहुंचने के बाद उसकी रणनीति पूरी बदल जाती है। वू चाओ यह नया मौका किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहती थी। अब वो अपनी योजना आंकती है। एक हाथ से वो महारानी की चापलूसी करती है और दूसरे हाथ से महाराज के बिस्तर तक पहुंच जाती है। वू के और महाराज के इन संबंधों के बावजूद भी महारानी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने अब तक तख्त को वारिस नहीं दिया था। इस कारण वो खुद कमज़ोर स्थिति में थी, और तो और अगर वो वू चाओ को कुछ कहती तो उसकी जलन वाली छवि और बाहर आ जाती। वैसे भी महारानी अपने इस स्वभाव के लिए काफ़ी मशहूर थी। सन 654 में वू चाओ महाराज से हुए एक लड़के को जन्म देती है। ऐसे हालात में महारानी खुद रात को उस बच्चे को देखने आती है और थोड़ी देर बैठकर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही महारानी वहाँ से चली जाती है, वू चाओ अपने बच्चे का मुंह दबाकर उसे मार देती है। जब लोगों में इस बच्चे की मौत की खबर फैलती है तो सबका पहला शक महारानी पर जाता है, जो तार्किक रूप से देखा जाए तो एकदम सही बात लगेगी। महारानी का जलन से भरा स्वभाव और उसके तुरंत निकलते बच्चे का मरना
ये सारी चीजें सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही थी। वो की योजना सटीक थी। महाराज को यह व्यवहार पसंद नहीं आता। महारानी को बच्चे की मौत का जिम्मेदार माना जाता है और सजा के तौर पर उसे मौत दी जाती है। कुछ हफ्तों के बाद वू चाओ को महारानी का ओहदा दिया जाता है। उसका नया पति काउत्सुंग, वो तो पहले से अय्याश था, उसने खुशी से राज्य का शासन वू के हाथों में थमा दिया। अब वू चाओ सिर्फ वू चाओ नहीं थी, अब वो एम्प्रेस वू चाओ बन चुकी थी। हालांकि वू चाओ अब ताकत के अच्छे ओहदे पर थी, लेकिन तब भी वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती थी। हर तरफ उसके दुश्मन अब भी थे। 41 की उम्र में उसे एक चीज पता चलती है कि उसकी अपनी भतीजी महाराज की खास बनने लगी है। तब वो उसे भी खाने में जहर देकर मार देती है। इस वक्त तक वू चाओ के 4 बेटे थे। उसके सबसे बड़े बेटे को उसके दुश्मनों के द्वारा जहर दिया जाता है। उसका दूसरा बेटा, जो कि नाजायज होता है, उसे भी किसी जुर्म में फंसाकर एग्जाइल के लिए भेजा जाता है। 683 तक महाराज काउत्सुंग की भी मौत हो जाती है। नियमों के मुताबिक उसका तीसरा बेटा राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन वो चाओ खुद अपने तीसरे बेटे को गद्दी के लायक नहीं बताती और उसे भी हटा देती है। इसका मतलब कि अब गद्दी का हकदार उसका सबसे छोटा बेटा होता है, जिसे वो ने कई सालों तक एक हथियार की तरह तैयार किया था, और वही महाराज बनता है। अपना बेटा महाराज होने की वजह से वो का राज्य कायम रहता है। अगले 5 सालों तक वो अपने दुश्मनों को एक एक करके मौत के घाट उतारती है। 688 तक वो के खिलाफ कोई नहीं बचता। 2 सालों के बाद 690 में उसने अपने आप को बुद्धा का एक अवतार बताया, जिसे राज्य के लोगों ने भी सच माना। उस वक्त से उसे लोग चीन की दैविक और पवित्र महारानी मानने लगे। वो चाओ चीनी इतिहास की इकलौती औरत थी जिसे एम्परर का ओहदा मिला था। खूबसूरती और दिमाग का एक शरीर में होना, ये तो तय था कि वू चाओ की महत्वाकांक्षाएं उसकी क्षमता से बड़ी थी, लेकिन वक्त के साथ उसने अपने दायरे बढ़ाए और अपनी महत्वाकांक्षाओं के काबिल बनी। उसमें एक भूख तैयार हो गई, एक ऐसी भूख जो आम नहीं थी। उसकी इस भूख के बीच में जो कोई आया, उसने उन सबको तबाह कर दिया और उदाहरण रख दिया जो कि बता सके कि ताकत को पाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। वू चाओ ने जिस निर्दयता और क्रूरता से ताकत को हासिल किया, वो ज़रूरत थी। संवेदना या फिर हमदर्दी जैसी चीज़ें आपको सिर्फ कमज़ोर करती है, क्योंकि ताकत के मामले में दया जैसी चीज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हो सकता है आपकी जीत को देखकर आपके दुश्मन आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आपके प्रति पूरा व्यवहार बदल दे। इस वजह से शायद आपको उनके प्रति दया महसूस हो, लेकिन उनका यह व्यवहार सिर्फ एक खोखला दिखावा होगा। अगर आप किसी को सिर्फ हरा रहे हो तो वो हार आपके दुश्मन के जहन में बैठ जाएगी। डोमिनेंस हायरार्की ने हमें आज तक यही सिखाया है, जो हारता है उसे कमज़ोर माना जाता है। वही हार उन्हें बेइज्जती और अपमान महसूस करवाएगी, और यही से उनके अंदर आपके लिए एक भावना जागृत होगी, प्रतिशोध, यानी कि बदला। और याद रखिए, बदले जैसी शुद्ध कोई भावना नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है। रिवेंज इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन। इसलिए याद रखिए कि जब आप किसी को हरा रहे हैं तो उसे ना सिर्फ मैदान में बल्कि उसके दिमाग में हराइए। दया मत दिखाइए। वो इंसान मानसिक तौर पर टूटना ज़रूरी है, तब जाके आपकी जीत पूरी होगी। इन द एंड पावर इज़ द गेम ऑफ सर्वाइवल। हमेशा याद रखिए कि जायज़ वही होता है जो जिंदा होता है, और बात जब जिंदगी पर आती है तो कोई नियम नहीं होता। बस आप जीत के लिए पागल होने चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षाएं आपके डर से बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ तभी आप ताकत के रास्ते के लिए योग्य हो। एक ऐसा रास्ता जिसमें ना खुशी है और ना ही शांति, बस एक भूख है जो आपको पागल करती है, जो मांगती है तबाही हर उस चीज़ की जो उसके रास्ते में है, फिर वो आप ही क्यों ना हो।
ऐसी भूख के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हो। ना ही कोई नियम और ना ही कोई कायदे, ना ही कोई दया और ना ही कोई करुणा, ना ही कोई अच्छाई और ना ही कोई नैतिकता। ये भूख आपको एक राक्षस में तब्दील कर देगी, राक्षस जो सिर्फ स्वार्थ के काबिल होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी ही बुरी है ये भूख तो क्यों चाहिए। बात ऐसी है कि यह भूख चाहत से नहीं आती, ये अंदर तैयार होती है। उनमें जिनकी अपेक्षाएं उनकी औकात से बड़ी होती है, जिन्होंने जिंदगी की लाचारी को महसूस किया होता है, जिन्हें पता लग जाता है दुनिया का इकलौता नियम कि कोई नियम नहीं, और जो नियम है वो सिर्फ कमज़ोरों के लिए है, क्योंकि बर्दाश्त की होती है वो कमज़ोरी भी उन्होंने। इसीलिए नहीं बनना चाहते वो फिर कभी कमज़ोर। तब जाके इस भूख का अंदाज़ा होता है। भूख जो पहले ज़रूरतों के लिए तड़पी थी, अब उसे सब चाहिए। भूख जो बना देती है हर चीज़ को जायज़। फिर होगा ना कुछ सही और ना ही कुछ गलत, होगी तो बस ज़रूरत। क्राइम एंड पनिशमेंट किताब में एक खूबसूरत लाइन पड़ी थी, पावर इज़ गिवन टू दोज हु डेयर टू लोअर देमसेल्फ एंड पिक इट अप। मैंने पहले भी कहा है, ताकत चीज़ ही गिरी हुई है, तो अगर इसे उठाना है तो आपको भी तो गिरना होगा।